वेलकम टू दी चैनल क्विक प्रेप क्लासेस। माय नेम इज शाहरुख सैफी। तो बच्चों, आज जो हमारा एपिसोड है वो है हमारा एपिसोड नंबर 11। और अच्छी बात ये है कि आज हम अपनी जो जियोग्राफी है उसे कंप्लीट करने वाले हैं। इट्स मीन कि जो मैं आपको सोशल साइंस के पार्ट्स कवर करा रहा था, 40 मार्क्स का आपका ये सेक्शन आ रहा है। हिस्ट्री हमारी ऑलरेडी कंप्लीट है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स। तो मैंने जियोग्राफी का आपको एक सिंगल टॉपिक कराया था, लेकिन आज हमारा कंप्लीट जियोग्राफी हो जाएगा। तो 40 मार्क्स आपके ऐसे कवर अप हो रहे हैं। ऑलरेडी मैंने बेसिक कंप्यूटर के जो टॉप क्वेश्चन थे वो पहले भी आपको करवा रखे हैं, ठीक है। एक बार अगर आप सिलेबस को देखना चाहोगे अच्छे तरीके से तो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। जो अर्थ वाला चैप्टर था वो मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो में कराया था, जिसमें 20 प्लस क्वेश्चन थे और आज 50 प्लस क्वेश्चन है। तो ओवरऑल ज्योग्राफी के हमारे 70 से ज्यादा क्वेश्चन हम कवर अप करेंगे। क्लियर है। और आपका 12 तारीख को वैसे ही एग्जाम है, आज 10 हो चुकी है। 11 तारीख को आपके लिए जो पीडीएफ है सारी कंप्लीट 11 बजे मॉर्निंग में अपलोड हो जाएगी टेलीग्राम में। और एक कल वीडियो भी आने वाली है आपके एंट्रेंस एग्जाम को लेकर। वो वीडियो आप सभी बच्चे जरूर देखना और डेफिनेटली वो आपको एग्जाम से पहले काफी हेल्प करने वाली है। आप थोड़ा सा वेट करिएगा, कल का आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए फिर शुरू कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको आने वाले टाइम पे सभी अपडेट टाइम के अकॉर्डिंग मिलती रहे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ शुरुआत करते हैं। देखिए, आज के इस लेसन में मुख्यतः तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे सॉइल यानी कि मृदा, टाइप्स ऑफ क्लाइमेट हो गया, इंटरनेशनल डेट लाइन हो गया, लैटिट्यूड वाला हो गया, क्लाइमेट्स हो गया, और साथ ही आपका एग्रीकल्चर इंडस्ट्री तो पहले भी उसमें कवर अप हो गया था। इंपॉर्टेंट जो पत्न होते हैं यानी कि जो बंदरगाह होते हैं वो हो गया। और भारत के जो आयात निर्यात के मुख्य आइटम कौन कौन से हैं वो हो गया। ये सारे आज के इसमें आपको देखने को मिलेंगे, जो अपना मेजर तरीके से रोल प्ले करेंगे आपके इस सिलेबस के अंदर। तो शुरुआत हम सॉइल से कर रहे हैं। इसके अंदर आपको अपने आप क्वेश्चन देखने को मिलते रहेंगे। पहला क्वेश्चन है कि मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है व्हाट? शैल, समय, रंग या जलवायु। अगर आप 8th क्लास की ज्योग्राफी को देखोगे, उसमें सेकंड चैप्टर में आपको मृदा के बारे में देखने को मिलेगा। तो उसमें आपको मृदा का कुछ ऐसे चार्ट भी दिखाया जाएगा। तो जो हमारी सॉइल होती है ना बच्चों, वो अलग अलग लेवल्स की होती है। तो इसमें मृदा प्रतिच्छेदिका के बारे में उसकी मोटाई को निश्चित करने में किसका रोल सबसे ज्यादा होता है? वो तो है टाइमिंग का। आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। तो सबसे सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना, उसमें बहुत बार पूछा भी जा चुका है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपका ज्योग्राफी में सॉइल से रिलेटेड ये क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है, मार्क कर लीजिएगा। दूसरा कि ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है क्या? देखिए, ह्यूमस निर्माण की दर, ये वही आपको मृदा के अलग अलग टाइप्स देखने को मिलेंगे। तो जो छोटे छोटे जीव होते हैं यानी कि जो सूक्ष्म जीव कहलाते हैं ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसे प्रभावित करने में। क्लियर। उसके बाद है बच्चों की मृदा के संचय यानी कि उसे बचाए रखना, संग्रह करना। उसमें उच्चावत तुंगता और साथ ही डैश महत्वपूर्ण होती है। तो जो सेकंड चीज होगी वो बच्चों ढाल होगी। एक चार्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन सभी को अच्छे तरीके से लर्न करके जरूर चले जाना, आपकी एनसीईआरटी बुक में ऑलरेडी गिवन भी है। रेगुर मृदा किसे कहते हैं? कहीं कहीं पर इसे रेगर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे जो ब्लैक सॉइल होती है यानी कि जो काली मृदा होती है, इसी के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें से कौन सा जो कारक है वह मृदा का निर्माण में इंपॉर्टेंट नहीं प्ले करता? समय हो गया, जैव पदार्थ हो गया, जनक शैल हो गया, ये सभी करते हैं, लेकिन जो इसका गठन है वो मृदा के निर्माण में काम नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढलानों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो अगर आप देखोगे एग्जाम में कंफ्यूजन हो सकती है। समुच्च रेखीय जुताई और समुच्च रेखीय, एक दो नाम एक जैसे देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको जो जुताई वाला है ना, उस पर ही क्लिक आपको करना पड़ेगा। तो ये मुख्यतः जो तीव्र ढाल वाले क्षेत्र होते हैं, यहाँ पे अपरदन यानी कि मृदा का जो अपरदन होता है, बिखराव होता है, उसे रोकने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उनके टाइप्स आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो, जैसे रक्षक मेखला भी आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। और भी है। मृदा निर्माण के कारक कौन से हैं? तो मुख्यतः तौर पे जो क्लाइमेट होता है यानी कि जो जलवायु होते हैं, वो मुख्यतः तौर पे कंसीडर किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। दक्कन का पठार में कौन सी मृदा पाई जाती है? पठार आप जानते हो जो थोड़ा पहाड़ों से अलग होता है, थोड़ा पहाड़ जैसा ही दिखता है, लेकिन वो थोड़ा समतल होता है यानी कि फ्लैट टाइप का होता है। तो दक्कन का पठार कहां पर है? मुख्यतः तौर पे अगर आप देखोगे साउथ ईस्ट जो है इंडिया का पार्ट, जहां पे जैसे तमिलनाडु जैसे जो स्टेट आते हैं, तो वहां पे ये देखने को मिलता है। और इसके अंदर जो मृदा पाई जाती है मुख्यतः तौर पर ब्लैक सॉइल ही पाई जाती है।
चलिए, कपास यानी कि कॉटन जिसे हम कहते हैं, इसकी खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त मानी जाती है? तो कपास एक प्रकार की रेशेदार फल है, एग्रीकल्चर वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया था। तो इसके लिए भी बच्चों ब्लैक सॉइल ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके अलावा समुच्च रेखीय जुताई कहाँ की जाती है? अभी इसका क्वेश्चन आया था। तो ढलान वाले क्षेत्र पर्वतीय होते हैं, तो खास तौर पे ये पर्वतीय ढलान क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है रक्षक मेखलाएं कहाँ लगाई जाती है? तो जो ड्राई एरिया होते हैं यानी कि जो शुष्क प्रदेश होते हैं वो यहाँ पर ही लगाई जाती है। इसके बाद है कि जो हाई टेम्परेचर और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में मृदा पाई जाती है, तो वो कौन सी? तो मुख्यतः तौर पे जो लैटराइट होते हैं वो वाली मृदा सबसे ज्यादा देखने को मिलती है हमें हाई टेम्परेचर और जहां पे वर्षा भी अधिक होती है। सोइल की जो टाइप्स है वो अलग अलग होती है। मुख्यतः तौर पे हम 6 मिट्टियों का नाम तो अक्सर लेते ही है। तो ये सभी 6 मिट्टियां जो भी है, काली है, लाल है, लैटराइट है, इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा आप अपनी बुक से पढ़ लेना, उसमें भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। किस मिट्टी में लोहा और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है? तो खास तौर पे लाल जो मिट्टी होती है, इसी कारण से थोड़ी भूरी कलर की, जिसे हम कहते हैं ना ब्राउन कलर की, तो ये वाली मिट्टी में एल्युमिनियम और लोहा ज्यादा देखने को मिलता है। अगर ऑप्शन में क्या हो कि लैटराइट आ जाए, तो लैटराइट इससे भी ज्यादा होता है। तो दोनों के नाम याद रखना, लाल वाली और लैटराइट, दोनों में लोहा और एल्युमिनियम अधिक मात्रा में होता है। ठीक है। और भारत के किस राज्य में जो रेतीली मिट्टी होती है अधिक देखने को मिलती है? ये तो एक कॉमन सेंस वाली चीज है। अगर आपको नाम पता होगा राजस्थान में थार मरुस्थल का, तो भैया ज्यादातर वहां पे रेत ही रेत है। ठीक है, तो डेजर्ट है। सो दैट इज वाई ऑप्शन नंबर बी, आराम से आप इस पे क्लिक कर सकते हो। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर सकते हो। मौसम शब्द से अभिप्राय क्या है? विशेषता दे रखी है, तो एक विशेष समय में, बिल्कुल ठीक है। एक क्षेत्र की वायुमंडल की अवस्था होती है, जलवायु की या वर्षा की या फिर आर्द्रता या वर्षा की। तो मुख्यतः तौर पे वायुमंडल की आवश्यकता होती है। वायुमंडल भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे शोभ मंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, समताप मंडल हो गया। तो अगर आप चैप्टर देखोगे तो 5 प्रकार की लेयर होती है। ज्योग्राफी जिन बच्चों ने पढ़ रखी है उन्हें पता भी रहता है। ठीक है। भारत में निम्न में से कौन सी प्रकार की जलवायु यानी क्लाइमेट जो होता है वो कौन सा देखने को मिलता है? अभी के समय जो चल रहा है टाइम पीरियड वो यही है, मानसूनी। ठीक है, मानसूनी जलवायु देखने को मिलती है। उसके बाद है कि मानसून की उत्पत्ति निम्न में से किस शब्द के साथ हुई है? ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है, तो वो मौसम से हुई है। ठीक है। निम्न में से कौन सा भारत की जलवायु को प्रभावित करता है? तो वो मानसूनी पवनें ही सबसे मुख्यतः तौर पे हमारी जलवायु को प्रभावित करता है। मानसून की जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक भारत में रहती है? मुख्यतः तौर पे आप 15 जून से लेकर आप 15 सितंबर मान सकते हो। कुछ ऐसे राज्य जो तटीय राज्य कहलाते हैं, जैसे गोवा हो गया, गुजरात हो गया, और साथ ही तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, ये वो राज्य जो तटीय क्षेत्र होते हैं जहां पे मानसून थोड़ा जल्दी आ जाता है। और जैसे दिल्ली अपनी राजधानी है, यहाँ पे मानसून आने का नाम नहीं ले रहा, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। तो अभी भी देखो गर्मी है अभी भी, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट है जहां पे तो बाढ़ तक आ रही है। तो हर जगह इक्वल नहीं रहता, लेकिन भारत के अंदर मुख्यतः तौर पे 15 जून से 15 सितंबर के दौर में माना जाता है मानसून। ठीक है। और इसको बच्चों कृषि का जुआ भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय पूरे साल भर की खेती कर ली जाती है, सिंचाई की मात्रा की कमी नहीं देखने को मिलती इन दौरान। ठीक है। निम्न में से कौन सा उत्तरी भारत यानी कि नॉर्थ इंडिया की बात हो रही है, तो सबसे अधिक जहां पे महीने होते हैं वो ठंडे हमें देखने को मिलते हैं। तो मुख्यतः तौर पे दिसंबर और जनवरी के जो महीने होते हैं वो हमें देखने को मिलता है, चाहे फिर वो पंजाब हो, हरियाणा हो, जम्मू कश्मीर हो, या फिर दिल्ली भी इसके अंदर काउंट कर सकते हो। ठीक है, मिड में आता है। मानसून के अचानक से आ जाने में निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो वो विस्फोट का किया जाता है, यानी कि फटना जिसे हम कहते हैं। तो आप देखोगे जैसे आना है जून में मानसून, वो आ गया मई में या अप्रैल में, तो इसे क्या कहते हैं? मानसून का जल्दी आगमन हो गया। मुख्यतः तौर पे आपको ये तटीय क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिलेंगे। भारत में कौन सी ऋतु पाई जाती है? ये तो आपने 6 स्टैंडर्ड 7 8 स्टैंडर्ड में कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा। तो भारत में देखो ठंड भी पड़ती है, गर्मी भी पड़ती है, मानसून आता भी और मानसून चले भी जाता है। तो ये सारी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर सी एक्यूरेट है ज्यादा, तो इसी पर आप क्लिक करोगे। उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में ग्रीष्म ऋतु में यानी कि गर्मी के दिन में समय में चलने वाली धूल भरी गर्म तथा शुष्क पवनों को क्या कहा जाता है? अक्सर हमने बचपन में इन चीजों के बारे में पहले पढ़ लिया था, उसे हम लू कहते हैं। ठीक है, गर्म हवाएं जब चलती है, एलर्जी हो जाती है जिससे स्किन में। विश्व की सबसे अधिक वर्षा निम्न में से किस स्थान द्वारा प्राप्त की जाती है? तो मुख्यतः तौर पर अगर हम भारत की बात करेंगे तो ये जो जगह भारत में देखने को मिलेगी वो मासिन राम होती है, यानी कि ये आपको मेघालय में देखने को मिलेगी।
तो मासिन राम में इसलिए वर्षा ज्यादा आती है क्योंकि बंगाल की जो खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल वहीं पर है और इसके आसपास तटीय क्षेत्र भी ज्यादा है और पर्वतीय भी, तो इसी कारण यहाँ पे ज्यादा हमें देखने को मिलती है। ठीक है, आम वर्षा का संबंध किन राज्यों से है? तो भैया आपने सुना ही होगा कि केरल कर्नाटका में ऑल टाइम जो रेन होती है कितनी आती रहती है, तो यहाँ पर आम बात है। पश्चिम बंगाल में 3 हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो वो काल वैशाखी होती है। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इन्हें आप 101% पक्का करके ही जाया करो। उसके बाद है कि निम्न में से एक गर्म समुद्री जल धारा है, तो वो बच्चों एल नीनो है। ये पता है क्या होती है? ये पूरा प्रभाव डालती है ऐसा जहां पर बारिश नहीं हो रही तो अचानक से बारिश होने लग जाती है, और जहां पे बारिश हो रही होती है तो वहां पे सूखा पड़ने लग जाता है। तो यानी कि वो मौसम में पूरा एक तरीके से चेंजेस लाना शुरू कर देती है। जब कोई जहाज पश्चिम से पूर्व की ओर, अब ये पोर्ट वाला आ गया, पतन वाला आ गया, जब कोई जहाज बच्चों वेस्ट से ईस्ट की ओर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करता है तो उसका समय क्या होता है? तो उसका समय एक दिन आगे बढ़ता चले जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि ये भी आपसे इंटरनेशनल डेट आपसे लाइन पूछी जाएगी, तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, भारत का जो मानक मध्य रेखा है वो कहां पर स्थित है? तो 82 डिग्री 30 तो है, लेकिन वो कौन सी है? तो बच्चों एग्जाम में आपसे नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ कोई भी लगाया जा सकता है, लेकिन आप पूर्वी देशांतर पर ही क्लिक करोगे। 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर इज द राइट आंसर। ठीक है, IST का मतलब होता है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, देशांतर 42 डिग्री 30 ई मतलब ईस्ट पर आधारित है। तो वो कौन सा शहर है जहां से ये होकर गुजरती है? तो आपको अगर प्रयागराज दिखे, जिसे इलाहाबाद पहले कहा जाता था, उस पर भी क्लिक कर सकते हो, लेकिन मुख्यतः तौर पे आप मिर्जापुर का तो शो भी आ चुका है। ठीक है, आपने देखा भी होगा ऑल्सो। सो यहां से होती है। ठीक है, इससे आप रिमेंबर रख सकते हो। इनमें से कौन सा भारत मानक समय को सही ढंग से दर्शाता है? तो GMT का मतलब होता है बच्चों ग्रीनविच मीन टाइम, तो ये प्लस में चलेगा, यानी अगर इंग्लैंड में जो भी टाइम हो रहा है उससे 5.5 घंटे आगे हम चल रहे हैं तो GMT प्लस में चलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इनमें से किस शहर में दिन सबसे लंबे होते हैं? तो वो मुख्यतः तौर पे भारत का ही एक नॉर्थ स्टेट है। हालांकि वो जो है वो कैपिटल 2 स्टेट की आती है, जिसे यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया है, वो चंडीगढ़, जिसकी खुद राजधानी वो है हरियाणा पंजाब की। तो यहाँ पे भौगोलिक अक्षांश जो होता है ना, इसके कारण, क्योंकि सूर्य भी ज्यादा होता है और दिन लंबे हमें देखने को मिल जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? देखो, समय को अगर ध्यान में रख के बात की जाए तो उष्ण कटिबंधीय वर्ष जो कि 365 टाइम लेता है, डेज लेता है, और चंद्रमास जो कि 29 के समथिंग लेता है, दिन जो कि पूरा 23 घंटे के समथिंग लेता है, यानी ऑलमोस्ट 24। लेकिन जो मानक समय होता है, स्टैंडर्ड समय होता है, वो देश के कानून के द्वारा, यानी कि हर जगह एक जैसा स्टैंडर्ड टाइम नहीं होता, अलग अलग होता है, जो कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। जैसे भारत का मानक समय अभी हमने बात करी थी कि 82 डिग्री 30 ईस्ट के अकॉर्डिंग हैगा। तो मानक समय जो है वो समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है, जो कि चेंजेबल होती है। माल के निर्यात और आयात, अब यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला आ गया, खरीदना बेचना। तो निर्यात होता है बच्चों बेचना, यानी कि एक्सपोर्ट कर दिया, आयात मतलब खरीदना यानी कि इंपोर्ट कर लिया। तो किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ तब होती है जब उसके देश से माल ज्यादा बिकता है। अमेरिका का एग्जांपल लेके देखे, अमेरिका पूरे विश्व भर में अपना क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। इवन जो मल्टीनेशनल कंपनी अभी पूरे वर्ल्ड के अंदर ज्यादातर अमेरिका की देखने को मिलती है, तो रेवेन्यू ज्यादा आता है, डॉलर उनको और मजबूत होता है। चाइना का भी एग्जाम्पल फिट बैठता है कि वो भी ज्यादा क्या करता है, खरीदता कम है, मैन्युफैक्चरिंग वहां पे ज्यादा, पूरे विश्व भर में बेचता है। इसका उत्तम उदाहरण कोरोना को ले लीजिएगा। कोरोना टाइम में वहीं से निकला और उसने जो पीपीई किट हो गया या जो भी इक्विपमेंट हो गया, बहुत ज्यादा उन्होंने सेल भी करे थे। ठीक है, तो यहाँ पे निर्यात और आयात के संतुलन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग है बच्चों व्यापार का संतुलन। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। उसके बाद है भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में कौन सा कथन गलत बताया गया है? तो भारत की 2 पॉलिसी थी, एक एक्ट ईस्ट और एक लुक ईस्ट वाली। तो इस बात का ध्यान रखना, यानी कि पूर्व की ओर देखो। ठीक है, तो यह नीति एशियाई प्रांत क्षेत्रों में विस्तारित पड़ोस पर केंद्रित है। इस नीति की मूल रूप से आर्थिक पहल के रूप में कल्पना की गई थी। यह नीति पूर्वोत्तर क्षेत्र के मध्य से एशिया प्रांत क्षेत्र के लिए बढ़ी हुई संयोजकता, यानी कि जो एडजस्टमेंट है, उसको बढ़ावा देगी। यह नीति एशियाई प्रांत और साथ ही बच्चों आपका हिंद महासागर क्षेत्र में उग्रवाद को रोकने के लिए राजनीतिक और सैन्य हस्तक्षेप के साथ सक्रिय कूटनीति को बढ़ावा देगी। तो मुख्यतः तौर पे ये वाला जो ऑप्शन सी है, ये नीति जो है पूर्वोत्तर के
माध्यम से एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए बढ़ी हुई संयोजकता को बढ़ावा देगी। ये थोड़ा ओड सा लग रहा है, बाकी तीनों इसके फेवर में है, सो दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस देश से चाय की अधिकतम मात्रा का आयात करता है? भारत जो है कहां से सबसे ज्यादा चाय खरीदता है? तो हमारा एक फ्रेंडली कंट्री है जहां का बॉर्डर भी काफी फ्री है, वहां के लोग यहाँ पे काम भी बहुत ज्यादा करते हैं, फूड से ज्यादा जुड़े हैं, तो वो नेपाल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 2014-15 में भारत ने इनमें निम्न देशों में से किसके साथ लगातार व्यापार में अधिशेष चलाया था? वो था अमेरिका, यूएसए। इसलिए भारत और अमेरिका के जो रिलेशन आज के समय भी हमें थोड़े ठीक देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू अगर हम इंडिपेंडेंस की बात करें, थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के रहते हैं, लेकिन अब थोड़ा पॉजिटिव रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत चाय का सबसे बड़ा आयातक है? यानी कि भारत से चाय सबसे ज्यादा कौन खरीदता है? तो भैया जो रशिया के लोग हैं ना, वो सबसे ज्यादा दीवाने हैं भारत की चाय के। इवन वो तो फिल्मों के भी दीवाने हैं, उनसे रिलेटेड चाहे वो कजाकिस्तान भी हो, वो भी इतना दीवाना है, आपने वो पढ़ा होगा 12th क्लास में, है ना। तो विदेशी व्यापार भुगतान संबंधित भुगतान संतुलन से ही होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट से। ठीक है, उसके बाद है कि भारत में मुख्यतः तौर पे जो पोर्ट होते हैं, जिसे बंदरगाह कहते हैं, पानी वाले जहाज जहां पर रुकते हैं, तो ये मुख्यतः तौर पे 12 है। ठीक है, उसके बाद है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहां पर स्थित है? तो वो बच्चों मुंबई में ही स्थित है, ये याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। इन विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त यानी कि बिजी, यहाँ पे चहल पहल ज्यादा होती है, अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? फिल्मों में भी देखा होगा, वो बच्चों मुंबई ही है। ठीक है, और मुंबई को वैसे भी आर्थिक राजधानी कहा जाता है देश की, यानी कि इकोनॉमिक कैपिटल, सबसे ज्यादा रिवेन्यू वहीं से निकलता है। चाहे बॉलीवुड की बात करो, चाहे इंडस्ट्री की बात करो, सबसे ज्यादा चहल पहल हमें मुंबई जैसे शहर के अंदर ही देखने को मिलती है। भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल यातायात के 5वें भाग को संभाल लेता है? तो वो बच्चों मुंबई ही है। फिर से तो मुंबई में ज्यादा आ रहे हैं, तो पोर्ट वाले में हो सकता है ज्यादा चांसेस है, यही पूछ लिया जाए। इनमें से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारत बंदरगाह कौन सा है? तो बच्चों वो मुंबई ही है। ठीक है, दक्षिण एशिया का, वही सारी बात आ रही है। कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? तो वो आप जानते हैं तटीय क्षेत्र में, तो वो नदियों से रिलेटेड है, यानी कि आपने देखा होगा कोलकाता में मत्स्य पालन, फिशिंग जो होती है वो सबसे ज्यादा की जाती है। व्यापार आप ये हल्के में मत लेना कि फिशिंग का जो ट्रेड है वो सस्ता होता है, नहीं, मतलब इससे रिवेन्यू कम होता है, बहुत अच्छा रिवेन्यू होता है मत्स्य पालन, जो कि प्राइमरी एक्टिविटी में गिना जाता है। तो कोलकाता नदियों वाले बंदरगाह से ज्यादा संबंधित है। इनमें से कौन से दो पतन यानी कि बंदरगाह से खुदर मिल लोह अल्सक का निर्यात किया जाता है? तो वो बच्चों हमारा है मार्ग गोवा और मैंगलोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद है भारत का कृत्रिम बंदरगाह यानी कि आर्टिफिशियल जो पोर्ट है वो कौन सा है? सो वो अगर आप ऑप्शन में देखोगे मुख्यतः तौर पे चेन्नई, जिसे आज के समय जाना जाता है, लेकिन ओल्ड नेम इसका मद्रास के नाम से भी इसे जाना जाता था, तो वो सी ही है। ठीक है, कांडला जो है वो बच्चों कर्नाटका में। भारत का वह कौन सा बंदरगाह जिसे मुक्त व्यापार फ्री ट्रेड कहा जाता है? तो वो कांडला ही है, तो आंध्र प्रदेश अभी मैंने आपको बता दिया। पारादीप बंदरगाह कहां पर स्थित है? तो वो उड़ीसा में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, उड़ीसा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वो कौन सी दिशा पर आता है, यानी अगर मैं दिशा के आधार पर ये नॉर्थ, इसे ईस्ट, इसे वेस्ट, इसे साउथ का नाम दूं, तो जो दिशा के आधार पर उड़ीसा भारत के कौन से जगह पर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है? तो वो बच्चों रोटरडम है, जो कि नीदरलैंड में हमें देखने को मिलता है। इसके बाद है कि सबसे व्यस्त पतन की उपाधि किसे मिली हुई है? तो वो न्यूयॉर्क को मिली है। इंडिया में मुंबई वाले को मिली हुई है, लेकिन वर्ल्ड के अंदर न्यूयॉर्क यानी कि यूएसए में देखने को मिली है। ठीक है, तो ये हमारे रैपिड फायर के 50+ क्वेश्चन थे। होप्स हो कि आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे समझ आ चुके होंगे। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया था, उन्हीं से रिलेटेड मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन निकाले हैं। इसके अंदर एनसीईआरटी और थोड़ा आउट ऑफ भी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं स्टैंडर्ड टाइप के जो कि आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, लेकिन टॉपिक वाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट जरूर है। तो इसी के साथ बच्चों हमारा एसएसटी के जो चारों पार्ट थे, इकोनॉमिक्स हो गया, जियोग्राफी हो गया, सिविक्स हो गया यानी कि पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, तो 40 मार्क्स हमने कवर किए। कल आपको 11 बजे ठीक टेलीग्राम में कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी विद आंसर के थ्रू, और एक वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ टिप्स हो सकती है, कुछ सजेशन होता है, रिकमेंडेशन हो सकती है आपके लिए। आप उस वीडियो को जरूर देखना अपने एग्जाम से पहले, जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। क्लियर है? उसमें मैं आपको कुछ फैक्ट चीजें भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो बस यहाँ तक अगर वीडियो देख रहे हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर नहीं किया तो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।